हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 15 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे एसएससी, बैंक, स्टेट पीसीएस, यहाँ तक कि इसके कुछ टॉपिक आपको यूपीएससी तक के एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को आज हैप्पी आर्मी दिवस। आज के दिन ही हमारी आर्मी को गठित किया गया था और आज के दिन ही आर्मी का दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी को मुबारक। तो इसी में शुरुआत कर लेते हैं आज हम हमारे पहले टॉपिक को, जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के बारे में, यानी कि ये टॉपिक है सार्क के बारे में। ध्यान से सुनिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको जानना है। तो क्या है, सबसे पहले हम इसके बेसिक देख लेते हैं। सार्क की स्थापना 1885 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। स्थापना 1985 में हुई थी, काठमांडू नेपाल में है इसका हेडक्वार्टर। यह दक्षिण एशिया में 8 देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, यानी कि यह दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है जो कि बनाया गया था। लेकिन अब इसके बारे में कुछ बातें आपको याद रखनी है। देखो, जब से ये बनाया है 1985 से लेकर अभी तक अगर मैं बात करूं तो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा सफलता नहीं मिली है और इसका सबसे बड़ा रीजन है बच्चों, वो है इंडिया और पाकिस्तान के संबंधों का खराब होना। इन दोनों देशों के संबंधों के खराब होने के कारण यह संगठन इन दोनों के संबंधों की खराब रिलेशंस को परवान चढ़ गया है क्या। 2015 से सार्क एक अप्रगतिशील संगठन बनकर रह गया। इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई है। 2015 में लास्ट मीटिंग हुई थी, 2016 में मीटिंग होने वाली थी, लेकिन उसी दौरान भारत में उड़ी अटैक हुआ जिसके कारण यह मीटिंग स्थगित कर दी गई। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, हमारा प्यारा भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये इसके सारे सदस्य देश हैं जो आपको याद रखने हैं। ये सारे इसके सदस्य देश हैं जो हमें याद रखने हैं और आपको भी याद रखने हैं कि ये सारे के सारे सार्क के मेंबर कंट्रीज हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हाल में ही न्यूज में क्यों है, तो इसका रीजन है 19वां सार्क सम्मेलन पाकिस्तान में प्रस्तावित है, लेकिन कई देशों के द्वारा इसमें असहमति जताई जा रही है कि वो इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस वजह से यह काफी ज्यादा न्यूज में है अभी। चलिए आगे बात करते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा माइस पर्यटन नीति। ध्यान से सुनिएगा, माइस पर्यटन नीति किसकी है? ये गुजरात सरकार के द्वारा 2021 से 2025 के बीच के लिए इसे जारी किया गया है, यानी कि गुजरात की वर्तमान सरकार के द्वारा अपने देश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए माइस पर्यटन नीति की शुरुआत की गई है। और माइस का पूरा नाम क्या है? मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। ये इस नाम से इसकी शुरुआत की गई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना है और ये आपको याद रखना है, इनको आकर्षित करने के लिए ये नीति लाई गई है। और कुछ गुजरात के बारे में, तो यहाँ के सीएम हैं विजय रूपानी जी, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और राजधानी है इसकी गांधीनगर। तो ये सारी चीजें आपको याद रख लेनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डी प्रकाश राव। क्या कौन है ये हाल में ही इनका देहांत हो गया है, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई है। डी प्रकाश राव यह उड़ीसा के मशहूर समाज सेवी थे, यानी कि यह उड़ीसा के मशहूर समाज सेवी थे। इन्हें अनाथ बच्चों को पढ़ाने के कार्य के कारण जाना जाता है और इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। इस वजह से ये काफी ज्यादा फेमस रहे हैं। डी प्रकाश राव कौन थे, तो ये आपको याद रखना है, यह एक समाज सेवी थे। बस इतना याद रखिए, यह एक समाज सेवी थे, आपको पता रखना है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है, वो है केरला रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम्स के लिए, खास करके अगर आप एमपी से एग्जाम दे रहे हैं तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पहल को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश तथा केरल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि केरल की सरकार ने टूरिज्म इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार के साथ क्या किया है, एक आप कह सकते हो इनिशिएटिव की शुरुआत की है। इस पहल का मकसद पर्यटन के जरिए गांवों का विकास करना है, यानी कि इसका मुख्य मकसद क्या है, पर्यटन के जरिए गांव का विकास करना है, ताकि गांव के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पर्यटक आए और वहां पर आकर वो बेसिकली इस चीज का लाभ उठा सके। तो ये आपको याद रख लेना है। ये आपके सामने में ये मैप है, ठीक है। ये मैप है किसका? ये मैप है सार्क का। इसमें मैंने दिखाया है, ये इंडिया है हमारा, ठीक है, ये पाकिस्तान, ये आपका अफगानिस्तान, फिर ये आपका सार्क का हेडक्वार्टर है यहाँ पे काठमांडू के अंदर, ये आपका भूटान है, ये आपका बांग्लादेश है, ठीक है। बांग्लादेश यहाँ पर ढाका, यहाँ पे पहली मीटिंग हुई थी इसको फाउंड किया गया, तो आप एक बार देख लीजिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये आपका श्रीलंका है जो हमारे साथ यहाँ पर सीमा साझा करता है, समुद्री सीमा। अब यहाँ पे कुछ बातें बताई जा रखी है इसके बारे में। सार्क
टुगेदर क्या क्या करते हैं, तो इनकी टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड में 21% है। टोटल अगर एरिया माना जाए पूरे वर्ल्ड का अगर 100% है तो उनके पास 3% एरिया है। और एक और बात अगर मानी जाए यहाँ पे टोटल इकोनॉमी इनकी कितनी है इनकी, तो 3.8% टोटल वर्ल्ड की इकोनॉमी है। ये सारी बातें आपको याद रख लेनी है। किसके बारे में? सार्क के बारे में। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं। और अगला टॉपिक है खेल जगत से। क्या है? महिला क्रिकेट में सबसे तेज शतक, यानी कि हाल में ही T20 क्रिकेट में न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने 36 गेंदों में शतक लगाकर रिकॉर्ड बनाया। यानी कि मात्र 36 बॉलों में इन्होंने क्या किया है, बॉल का खेलते हुए इन्होंने अपना शतक लगाया, जो कि अब तक का सबसे तेज शतक है T20 के महिला क्रिकेट के इतिहास में। यह भी आपको याद रखनी है। इसे इन्होंने सुपर स्मैश कॉम्पिटिशन में यह शतक लगाया था। इससे पहले यह रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज की डिड्रा डॉटिन के नाम था, जिन्होंने 38 गेंदों में शतक लगाया था। यह भी आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन याद रख लेनी है। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है कोलैब कैड सॉफ्टवेयर। ध्यान से सुनिएगा। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC एवं CBSE के द्वारा छात्रों और शिक्षकों को संपूर्ण इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। यानी कि कोलैब कैड सॉफ्टवेयर को CBSE व NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा शुरू किया गया है। और इसको क्यों किया गया है? ताकि छात्रों और शिक्षकों को संपूर्ण इंजीनियरिंग का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा सके, जिससे कि छात्र 2D और 3D प्रोडक्ट डिजाइन करने में उनको मदद करेगा। ये सॉफ्टवेयर ये आपको याद रख लेना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात आती है पूर्व सैनिक दिवस। आपको पता है हमारी सेना में लाखों लोग अपनी सेवाएं देते हैं, कुछ लोग शहीद हो जाते हैं, तो उन्हीं को याद करने के लिए पूर्व सैनिक दिवस वेटरन डे मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत 2017 से हुई थी। ठीक है, 2017 से प्रत्येक 14 जनवरी को यह मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, प्रत्येक 14 जनवरी को यह मनाया जाता है। इसी दिन भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पहले कमांडर इन चीफ इसी दिन 1953 में सेवानिवृत्त हुए थे। यानी कि कैप्टन करियप्पा इसी दिन क्या हुए थे, सेवानिवृत्त हुए थे। तो उन्हीं को याद करने के लिए यह मनाया जाता है। और एक और बात आपको याद रखनी है, 15 जनवरी को आर्मी डे भी मनाया जाता है, जो इस साल हमने 73वां आर्मी डे मनाया है, जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था। चलो अगले टॉपिक पे जानते हैं। क्या है अगला टॉपिक हमारा? अगला टॉपिक है एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप 2 महाभियोग का सामना करने वाले यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति बन गए हैं। यानी कि यूएसए के इतिहास में अब तक डोनाल्ड ट्रंप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार महाभियोग का सामना करना पड़ा है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। प्रथम महाभियोग 2019 में यूक्रेन मामले को लेकर तथा हाल में ही अपने समर्थकों को संसद परिषद में हमला करने पर उकसाने के लिए इन पर लगाया गया है। अब देखते हैं ये पास होता है या नहीं होता है। 2019 वाला पास नहीं हुआ था, लेकिन अब ये देखना है ये पास होता है तब हटाया जाता है इनको या नहीं। लेकिन हाँ, आपको याद रखना है एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले डोनाल्ड ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है लेक चार्ड को लेकर। इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। मैं इसको मैप में भी दिखाऊंगा आपको कहां पर है पूरा। भारत ने हाल में ही सुरक्षा परिषद में पश्चिमी अफ्रीका में बढ़ रही आतंकी गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की है। भारत अभी आपको पता होगा 2021 से 2022 के बीच क्या बना है, 2022 के बीच नॉन परमानेंट मेंबर बना है UNSC का। उसी में भारत ने यह चिंता व्यक्त की है कि अफ्रीका के देशों में लगातार आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, खास करके लेक चार्ड वाले क्षेत्र में। तो यह अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में, ये जो लेक है यह अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में नाइजर, चाड, नाइजीरिया व कैमरून की सीमा पर अवस्थित है। यानी कि 4 देशों की सीमा पर यह लेक ऐसे अवस्थित है, 4 देशों की सीमा पर। यह इस क्षेत्र की मीठे पानी की लेक है। और आपको याद रखना है यह मीठे पानी की लेक है। और भारत ने चिंता व्यक्त की है कि इस क्षेत्र में बोको हराम आतंकी समूह की गतिविधियां बढ़ रही हैं। यानी कि बोको हराम जो आतंकी समूह है उसकी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं इस क्षेत्र में। और बोको हराम कहां का है, तो नाइजीरिया का है। यह भी क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। अभी मैं आपको इसको मैप में भी दिखाऊंगा, सो थोड़ा सा। अगला है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2021। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2021 हाल में ही PM नरेंद्र मोदी ने दूसरे संस्करण को संबोधित किया। इसे 12 जनवरी को आयोजित किया गया था। यानी कि यूथ पार्लियामेंट कब जनरेट किया गया था, तो 12 जनवरी को। इसका आयोजन नेशनल सर्विस स्कीम यानी कि NSS व नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा युवा एवं खेल मंत्रालय की सहायता से किया गया। ये आपको याद रख लेना है। ये इसके पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने इसको आयोजित किया था। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सिंपल है, युवाओं में देश प्रेम, भाईचारा तथा जागरूकता फैलाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और इस साल का इसका विषय था युवा उत्सव नए भारत का। युवा उत्सव नए भारत का इसका विषय था, जो कब मनाया गया, 12 जनवरी को। और आपको याद रखना है ये दूसरा संस्करण था इसका किसका, तो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2021। आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है
डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020। ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 क्या है? भारत को इस सूचकांक में चौथा स्थान मिला है। भारत को इस सूचकांक में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। सूचकांक को कौन? टफ्ट यूनिवर्सिटी, फ्लेचर स्कूल एंड मास्टर कार्ड के द्वारा बनाया गया है और यह इसका तीसरा संस्करण था और इसमें चीन को प्रथम स्थान मिला है, जबकि भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो चौथे स्थान पर रखा गया है। इस एवोल्यूशन स्कोर कार्ड में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है हमारा, उससे पहले एक बार आप लोग प्लीज ये समझ लें। देखो, ये है लेक, ये लेक है, लेक चैड है, ठीक है। अब आप यहां पे देखो, ये यहां पर चाड हो गया, ये आपका नाइजर हो गया, ये आपका नाइजीरिया हो गया। इसके अलावा यहां पे देखो आप, ये आपका कैमरून हो गया, यानी कि ये कैमरून हो गया। तो ये 4 देशों के बॉर्डर पर ये एक लेक सिचुएटेड है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, 4 लेकों पर। और एक और बात आपको याद रखनी है, यह मीठे पानी की लेक है, ठीक है। मीठे पानी की झील है, या आप इसको लेक कह सकते हो, झील है। ये आपको याद रख लेना है। ये 4 देशों के बॉर्डर पे है। आपको घुमाने के लिए पूछ सकता है कि यह पूर्ण रूप से चाड में स्थित है, तो आप बताओगे नहीं, ये चाड में नहीं है, ये 4 देशों के बॉर्डर पर स्थित है, जिसको चाड लेक के नाम से जाना जाता है। और यह मीठे पानी की एक क्या है? लेक है। अगला आपको मैंने बताया था साहिल क्षेत्र, तो इसका साहिल क्षेत्र भी देख लीजिए आप। साहिल क्षेत्र किसे कहते हैं, तो वो मैं आपको मैप में यहां अब दिखाता हूं। देखिए एक बार यहां पे देखिए, यहां से ये जो लाल पट्टी, आप ये जो पट्टी देख रहे हैं आप, इस पूरे क्षेत्र को साहिल क्षेत्र कहा जाता है। ये पूरा क्षेत्र जो है साहिल क्षेत्र कहा जाता है। इसमें सेनेगल है, मोरिटानिया है, माली है, नाइजर है, चाड है, सूडान है, इरिट्रिया है, फिर आपका नाइजीरिया है, बुर्किना फासो है। इस पूरे क्षेत्र को साहिल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। आई थिंक आपको इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है, एक मिनट बस, ओके। अगला हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है? ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण, यानी कि तीसरा चरण शुरू किया गया है। 2 चरण पहले से आ चुके हैं इसके, और इसका तीसरा चरण शुरू किया है ताकि युवाओं को कौशल किया जा सके और उन्हें वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार ढाला जा सके। इसलिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण शुरू किया गया है। इस चरण की शुरुआत 15 जनवरी से भारत के 600 जिलों में इसको शुरू किया गया है, यानी कि इसकी शुरुआत 600 जिलों में की गई है। या इस चरण की शुरुआत 15 जनवरी से भारत के 600 जिलों में बेसिकली किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत 2015 में पीएम मोदी के द्वारा की गई थी, यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2015 में की गई थी, ताकि युवाओं को कौशल प्रदान किया जा सके और उन्हें वर्तमान की स्थिति के अनुसार फैक्ट्री काम के लिए ढाला जा सके। इसलिए इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी। कौशल विकास एवं उद्यम मंत्रालय इसमें सहयोग कर रहा है, यानी कि इसका जो मंत्रालय है वो कौशल विकास एवं उद्यम मंत्रालय है, और जिसके अभी रिसेंट में मिनिस्टर हैं महेंद्र नाथ पांडे जी, इसके मंत्री हैं। ये भी आपको याद रख लेना है, किसका? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति, यानी कि एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई गई है जिसका नाम है शक्ति। ये अपने आप में यूनिवर्सल जैकेट है, इसी वजह से इसको वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सल जैकेट के नाम से जाना गया। और इसे बनाया किसने? तो भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने बनाया है, इसे बनाया है, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान मेजर अनूप मिश्रा का है, यानी कि मेजर अनूप मिश्रा के द्वारा इस जैकेट को बनाया गया है, जो कि इंडियन आर्मी के लिए होगी। और यह काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ताकि हमारे सैनिकों को अच्छी से अच्छी कंडीशन में इससे सहायता मिलेगी, ठीक है। बुरी से बुरी कंडीशन में इससे सहायता मिलेगी, ताकि वो हर अच्छी कंडीशन में रह सके। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है 2021 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि। आपको याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि इस साल हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो बनने वाले थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री बोरिस जॉनसन जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर कोरोना महामारी के फैलने के कारण वो इस साल हमारे अतिथि नहीं बन पाएंगे। तो हुआ क्या, ऐसा चौथी बार होगा जब कोई विदेशी अतिथि भारत में मुख्य अतिथि बनकर ना आया हो, यानी कि ऐसा चौथी बार हो रहा है। ये पहली बार नहीं है, ऐसा चौथी बार हो रहा है जब कोई व्यक्ति हमारे देश में मुख्य अतिथि बनकर ना आया हो। ऐसा पहला हुआ था 1952 में, 53 में, 1967 में, तब कोई भी हमारे देश में गणतंत्र दिवस पर अतिथि बनकर नहीं आया है, और ये चौथा बार है जो कि ऐसा होने जा रहा है। अगला हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, पुर्तगाल में भारत के नए राजनयिक,
इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। पुर्तगाल में हाल में ही इनको अपॉइंट किया गया है। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन और यूरोप का कंट्री है, आपको ये भी याद रखना है। हाल में ही भारत सरकार ने श्री मनीष चौहान को पुर्तगाल में अगला राजनयिक नियुक्त किया है, यानी कि पुर्तगाल में अगला राजनयिक बनाया गया है श्री मनीष चौहान जी को। तो ये थे हमारे आज के दिन भर के करंट अफेयर्स, जो अलग अलग अखबार पीआईबी के माध्यम से आपके सामने तैयार किए जाते हैं, आपके सामने लाए जाते हैं, जो किसी भी एग्जाम जैसे बैंक, एसएससी, स्टेट पीसीएस और यहां तक कि यूपीएससी के लिए भी काफी ज्यादा लाभदायक होंगे। अगर आपको ये मेरी पहल पसंद आती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर पसंद आता है तो अपना अच्छा सा कमेंट दें ताकि मैं इसे ऐसे ही कंटिन्यू रखता रहूं। सो आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मिलते हैं नए चीजों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।